नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईक्यू स्टडी जंक्शन में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है धातु और अधातु से संबंधित जो है प्रश्न उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों, अगर आप प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। सामान्य विज्ञान एक ऐसा टॉपिक जिसमें प्रयोगशाला परिचारक से जो है 60 नंबर का प्रश्न इसी से पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से, जिसमें आज हम लोग जो है धातु और अधातु की टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रयोगशाला परिचारक यह जो टेस्ट सीरीज सेट 2 है। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे आईक्यू स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं धातु और अधातु से संबंधित प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी अधातु है जो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है, यह पूछा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुएं जो है, अन्य अधातु जो है वो ठोस या फिर गैस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, धातुओं धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म में यहाँ पे दिया है, इन तीनों में से जो है सही सुमेलित है या नहीं यह बताना है। तो आघात वर्ध्यता, इसमें है धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण क्या कहलाता है? तो आघात वर्ध्यता कहलाता है। तो यह जो है सही सुमेलित है। दूसरा है तन्यता, इसमें धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता, ये तन्यता कहलाता है। तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि तन्यता इसका एक उदाहरण है सोना, जो सबसे अधिक तन्य धातु है। यानी कि 1 ग्राम सोने से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघातवर्ध्यता तथा तन्यता के कारण जो है धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। तीसरा है ध्वनिक, कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने वाली धातुएं क्या कहलाते हैं? ध्वनिक कहलाते हैं। तो ये भी सही सुमेलित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2, 3, यानी कि तीनों जो है भौतिक धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में सही सुमेलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 देखते हैं, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो यह सही होगा, मरकरी को जो है छोड़कर अन्य सभी धातुएं जो है कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी इसमें जो है एक अपवाद है, क्योंकि इसका एकमात्र अपवाद क्या है? मरकरी है। मरकरी कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। कथन 2 देखते हैं, क्षार्य धातु इतनी मुलायम होती है कि इन्हें जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। क्षार्य धातु इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 देखते हैं, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अधातुओं के संदर्भ में सही कौन सा नहीं, यही बताना है। पहला है आयोडीन अधातुओं के सामान्य भौतिक गुण के विपरीत चमकीली होती है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, और ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत की कुचालक है। तो कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 3, यानी कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की कुचालक है। तो विद्युत की कुचालक नहीं है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है यह अधातु जो है विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक है, यानी कि ऑप्शन सी केवल 3 जो है सही नहीं है, बाकी 1 और 2 सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति
क्षारकीय होती है। चांदी अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। और सोना जल की किसी भी अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस के सभी बिल के साथ जो है बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। 2 और 3 में क्या दिया है? चांदी जो है अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, और सोना जल की किसी भी अवस्था ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। तो 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? सोडियम, पोटेशियम या लिथियम? तो बताओ कौन सी धातुएं हैं जो खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2, यानी कि सोडियम और पोटेशियम। इनको खुले वातावरण में रखेंगे तो ये जलने लगती है। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत अधिक जो है अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। ये इतने अधिक अभिक्रियाशील है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए इसे केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्योंकि सही उत्तर होगा नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अक्सीकारक होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। अतः विकल्प ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, हमारे द्वारा लाए गए सामान्य विज्ञान से संबंधित कूटनीति या फिर सही सुमेलित जैसी प्रश्न आपको पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे IQ स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनोडीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एनोडीकरण एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, अतः कथन डी जो है सही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत उसे संरक्षण से सुरक्षित रखती है। उल्लेखनीय है कि सामान्य ताप पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को उनके पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित और संरक्षण से उन्हें सुरक्षित रखती है। एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की इस परत को एनोडीकरण के माध्यम से और भी मोटा किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एनोडीकरण के संदर्भ में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, एक्वारेजिया के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 के अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। दूसरा कथन में दिया है यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। तीसरा में दिया है यह एक प्रबल संरक्षक है। तो उपयुक्त में तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही नहीं है। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो है 3.1 के अनुपात का ताजा मिश्रण होता है। तो ये कथन एक सही नहीं है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम अभिकर्मक में से एक है। तो कथन 2 सही होगा और कथन 3 भी सही होगा। यह एक प्रबल संरक्षक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? सर्वाधिक
और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा पोटेशियम और गोल्ड, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम और गोल्ड। उपयुक्त में से सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम की है, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशीलता गोल्ड की है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 देखते हैं। संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने का कारण होती है। दूसरा है, वायु में खुला रखने पर कॉपर पर चढ़ने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों सही होगा। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड के निर्माण करता है। वायु में खुला रखने पर कॉपर पर हरी परत चढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो संरक्षण के संदर्भ में ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जस्ता। लोहे एवं इस्पात को जो है जंग से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि पेंट करके तेल या ग्रीस लगाकर यस्द लेपन, क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखा जा सकता है। इनमें से यस्द लेपन लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि है। जस्ते की यह परत नष्ट हो जाने के बाद भी जो है यस्द लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि लोहे के साथ कोई पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ना। 13 देखते हैं। लोहे और इस्पात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे और इस्पात के संदर्भ में कथन पहला देखते हैं, शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। दूसरा, स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाया जाता है। तीसरा, स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगती। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 1 2 3, यानी कि तीनों कथन सही हो जाएगा। शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है और गर्म करने पर सुगमता से खींचा जाता है। लोहे में निकिल और क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त किया जाता है और स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है, साथ ही उसमें भी जंग नहीं लगती। तो इस प्रकार से तीनों कथन सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है समांगी मिश्रण और सूची 2 में दिया है मिश्र धातु। इनको समांगी मिश्रण को मिश्र धातु से सुमेलित करना है। पारद और कोई अन्य धातु, पारद और कोई अन्य धातु का मिश्र धातु क्या होगा? तो इसका ये होगा अमलगम, यानी कि पारद और कोई अन्य धातु अमलगम। दूसरा है, आप भी देखते हैं तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का होगा पीतल, और तांबा और टीन का हो जाएगा कांसा, और सीसा और टीन का हो जाएगा सोल्डर। तो इस प्रकार से ये सुमिलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा है? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सही सुमेलित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने के संदर्भ में शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोने को कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा में मिलाया जाता है।
भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों कथन सही हो जाएगा सोने के संदर्भ में। देखो, उपयुक्त कथन सही है, लेकिन शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, यह काफी नर्म होता है, इसी कारण इसको आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए जो 22 कैरेट सोने अर्थात 22 भाग शुद्ध होने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिश्रण का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से तीनों कथन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? अधातुओं के संदर्भ में। अधातुओं के विपरीत ये ना तो आघातवर्धक है और ना ही तन्य। ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ये तनु अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों सही हो जाएगा। अधातुओं के संबंध में बोला गया है, यानी कि धातुओं के विपरीत जो है अधातुएं ना तो आघातवर्धक है और ना ही तन्य है। अधातुओं के विपरीत ना, धातुएं में तो जो ये तो उल्टा हो जाएगा। और दूसरा है ग्रेफाइट के अतिरिक्त जो सभी अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं, धातुएं जो है सुचालक होती है उष्मा और विद्युत की। ग्रेफाइट की विद्युत सुचालक होती है। देखो, अधातुएं जो है तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती, बल्कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो इस प्रकार से तीनों कथन सही होगा अधातुओं के संदर्भ में, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, सहसंयोजी अबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सहसंयोजी अबंधों, कोवेलेंट बॉन्ड्स, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। यह अबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्मक की साझेदारी से बनते हैं। दूसरा है, यह अबंध वाले अणुओं में भीतर से दुर्बल अबंध होता है, लेकिन इनका अंतर अणुक बल बहुत अधिक होता है। कथन 3, समानतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, सही कथन कौन सा होगा? तो सही कथन हो जाएगा केवल बी, यानी कि ऑप्शन बी केवल 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से बनने वाली अबंध सहसंयोजी अबंध कहलाते हैं। तो कथन 1 सही है। और इस अबंध वाले अणुओं में भीतर से तो प्रबल अबंध होता है, लेकिन इनका अंतर आणुक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, इसलिए इन यौगिक के गलनांक और पतनांक कम होते हैं। अतः कथन 2 जो है गलत होगा। और कथन 3 सही है कि क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और किसी अवशेषित अवेशित कण का निर्माण नहीं होता है, इसलिए सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से कथन 3 भी सही है। जो गलत कौन सा है, तो केवल 2 गलत कथन है, कथन 2 जो है गलत होगा। और पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कार्बन के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है यह पूछा है। सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती है। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बताइए कौन सा कथन सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 2। केवल 2 जो अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन की कथन 2 सही उत्तर होगा। कथन 1 गलत है, क्योंकि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है, परंतु सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव नहीं होती है। पहले यह माना जाता था कि सभी कार्बन पर आधारित संरचनाओं के संश्लेषण के लिए एक जीवित शक्ति आवश्यक होती है, परंतु 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनिया साइनाइड से यूरिया बनाकर इसे गलत सिद्ध कर दिया।
अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते क्योंकि सामान्यतः इन यौगिकों के अबंध से किसी भी आयन की उत्पत्ति नहीं होती, अतः कथन 2 जो है सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? केवल 2। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1, सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती है। अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2, यानी कि दोनों सही होगा। सही कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती है और अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। तो ये दोनों कथन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20, निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपरूप है? कार्बन का अपरूप बताना है। हीरा, ग्रेफाइट या फ्लोरीन, तीनों में से कौन सा सही होगा? यानी कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, तीनों, यानी कि तीनों जो है कार्बन का अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन तीनों कार्बन के अपरूप है, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। सबसे पहले फ्लोरीन C16 की पहचान की गई थी, जिससे कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्योंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इसे फ्लोरीन नाम दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों ये थे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs सामान्य विज्ञान, रसायन विज्ञान से संबंधित। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।